गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक के टॉपिक्स में हमने जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ के पॉइंट को डिस्कस किया है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन बात करें तो उसके तीन टाइप के अपन ने कैटेगरी बनाकर उनके फॉर्मूलों को सोल्व किया है। और फिर हमने ग्राफ के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, मैंने ग्राफ में जो है वो आपको अलग अलग पॉइंट लिखवाए हैं। मैंने उतनी ही चीज़ें ग्राफ की काम में ली हैं जो फिजिक्स में हमें कैलकुलेशन में काम आएगी। बाकी और भी डिटेल है, मैथ्स के बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे हम कहते हैं अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ पॉइंट ये है कि अवकलन, इस शब्द को आपने कभी नहीं सुना। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, 10th क्लास तक आपके कभी काम नहीं आया हुआ, एकदम फ्रेश टॉपिक है। 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये पार्ट है। और हमें जो है वो जैसे ही अपन नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ेंगे, अपन गति वगैरह के नियम पढ़ेंगे, तो उन सब की ज़रूरत अपने अवकलन की ज़रूरत जो है वो अपने को यहाँ पढ़ने वाली है। तो यहाँ देखिए भैया कि अवकलन क्या चीज़ होता है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि अवकलन के जो सूत्र मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा उनको निकालने का भी एक तरीका है ना। लेकिन वो मैथ्स के बच्चे मैथ्स के डिटेल में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अपन सिर्फ फॉर्मूला सुनेंगे, वो कहाँ से आया ये अपने काम की बात नहीं है, तो उसको अपन स्किप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को, और अवकलन के टॉपिक के साथ कल वाला थोड़ा सा यूज करते हुए। तो बच्चों, मेन टॉपिक तो अपना यही चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल टूल है ना, बेसिक मैथमेटिकल टूल। चलिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है कौन सा? अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो ये अपना टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को समझिए, क्या इसका मतलब है। देखो बच्चों, कल ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है, उस कोण के थीटा की वैल्यू को आप उसका क्या कहते हो? ढाल कहते हो। बनाते हैं उस ग्राफ को दोबारा से। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और यहाँ हमने कोई एक ग्राफ बनाया ऐसे। ठीक है, सरल रेखा का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों इसके साथ जो ये देखो, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बन रहा है? थीटा। इस थीटा वैल्यू के टेन को इसका क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, इसकी ढाल कहते हैं, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी है, समझ में आ रही बात? ये सब हमने पहले पढ़ा है कि इन चीज़ों को हम जो है ग्राफ में, मैं आपको बता रहा था उस समय जब इसको अपन ने शामिल किया था, तब कि ये बार बार अपन काम में लेते रहेंगे स्लोप वाला पोर्शन।
तो चलिए, हमने कहा कि कोई ग्राफ, जैसे अपन ने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बना रखा है, ये ग्राफ y वर्सेज x है ना, y का x के रेस्पेक्ट में बनाया हुआ ग्राफ है। ये x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x के साथ जितना एंगल बनाएगा उसके tan को हम कहते हैं इस ग्राफ की ढाल। अब यहाँ मान लीजिए कि मैं बाई चांस यहाँ से ना बनाता और यहाँ से बनाता, देखिए इस तरह से, यदि मैं यहाँ से एंगल को निकालता तो भी इतना ही आता, क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा का ढाल यहाँ से निकालता तो भी इतना ही आता है ना, इसका ढाल तो निश्चित है। मतलब जैसे मतलब हमने एक ऐसा ग्राफ का एग्जांपल उठाया जिसकी स्लोप निश्चित आ रही है, कहीं से निकाल लो चाहे। अच्छा चलिए, ये स्लोप निकलती कैसे है, तो इन सबको अपन एक बार दोबारा से जो है वो रिट्रीव करते हैं। इन सबको मिटा के अपन ढाल के ऊपर वापस जाते हैं पोर्शन पे। अवकलन को समझने के लिए कर रहे हैं हम ये सारी कहानी। देखिए, ये अपना ग्राफ बना लेते हैं पहले, y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा था। हमने इसकी ढाल निकाली, कहीं भी निकाल ली, ढाल इसकी तो एक जैसी है, और किस चीज को कहते हैं ढाल वो भी यहाँ लिख देते हैं। जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ उसके tan को कहते हैं ढाल या स्लोप। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो बच्चों, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मुझे ढाल चाहिए, चलो इस पॉइंट को अपन कलर्ड में बना लेते हैं। इस पॉइंट पर मुझे ढाल चाहिए, तो ढाल चाहिए तो सबसे पहले मुझे थीटा चाहिए, है ना। तो चलो मैंने इसको इस तरह से बनाया तो ये थीटा बन गया। अब देखो, इस पॉइंट पर ढाल चाहिए, है ना, तो इसके लिए अपने को इस पे बनने वाले एंगल का tan निकालना पड़ेगा, है ना। और tan के लिए अपने को लिए एक ट्राइंगल चाहिए, तो अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान से समझते जाना। ट्राइंगल बनाने के लिए मैं दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और इसको मिलाया इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पहला पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट यानी इसके जो अक्ष थे वो उसका कोऑर्डिनेट थे, मतलब निर्देशांक थे, वो थे x1 y1, और इसके निर्देशांक मान लो x2 y2। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखो, चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ सबको। इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b, और इसको चलो नाम दे देते हैं c। हमें इस एंगल का tan निकालना है, तो इस एंगल का tan निकालेंगे तो ध्यान से देखो, tan थीटा का यदि आपको याद हो तो लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अपने को वास्तव में लंब बट्टा आधार निकालना है इस ट्रायंगल का, ठीक है। हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम इस ग्राफ की ढाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी बात की थी कि इसको चाहे कहीं से देख लो, इसका जो एंगल बराबर आ रहा था, ये सरल रेखा है, बराबर आ रहा था, तो हम कहेंगे कि इसकी ढाल जो है वो नियत है, और ढाल नियत है तो चाहे कहीं से भी निकाल लो। इसके लिए मैंने दो रैंडम पॉइंट ले लिए, ए और बी, उनसे एक ट्राइंगल बनाया, और उस ट्राइंगल से जो है वो हम अब tan निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ढाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में हम गए तो ट्राइंगल में लंब तो हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसको हमने नाम दे दिया BC, और आधार हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया AC। अब देखो, इस कोऑर्डिनेट पर आते हैं A पर, और इस कोऑर्डिनेट पर आते हैं B पर। ध्यान से देखते जाना, यहां से लेकर और A वाला ये पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है x1, है ना। और यहां से लेकर इस C पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो यहां तक, और ये वैल्यू कहाँ कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी यहां से यहां तक, कितनी है भाई, x2। तो केवल यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो, ये जो a है और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये डिस्टेंस y1 हो जाएगी। और ये जो b है यहाँ तक, b का कोऑर्डिनेट y2 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट को अपन लिख सकते हैं y2। बात समझ में आ रही है?
चलो साइड में इसको लिख के देख लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ तक है तो यहाँ तक की वैल्यू y1, और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ तक है तो यहाँ तक की वैल्यू जो है वो y2। तो इन दोनों के बीच में ये जो इतना सा पार्ट बचा, ये हो जाएगा अपना y2 माइनस y1। बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से जो ट्राइंगल में हमें चाहिए बी से लेकर सी, यानी ये वाला पार्ट, ये वास्तव में कितना पार्ट है, ये देखो y2 माइनस y1 हो गए, है ना। तो चाहे तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं y2 माइनस y1, है ना, और इसको अपन लिख सकते हैं x2 माइनस x1। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये ढाल निकालने का तरीका है, और एक ऐसे ग्राफ में ढाल निकालने का तरीका है जिसकी ढाल बदल नहीं रही है, फिक्स है। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाल लिया। तो लो इस पॉइंट को अपन यहीं छोड़ते हैं, आगे ये काम आएगा, तो फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं और एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं। अवकलन को समझने की सारी कहानी कर रहे हैं अपन, है ना। अपने को बेसिकली जाना कहाँ तक है, अवकलन तक जाना है ना। और ये सिर्फ मैं आपको फील दिलाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अवकलन वास्तव में होता क्या है। हमारे काम के तो सिर्फ अवकलन के सूत्र हैं, हम सिर्फ अवकलन के सूत्र पढ़ेंगे। सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अवकलन वास्तव में होता क्या है, इसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं। चलिए एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसकी ग्राफ की ढाल जो है वो लगातार चेंज होती है। देखिए ये ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में देखो, एक सेकंड के लिए देखते हैं, यहां से ढाल निकालेंगे तो देखो अलग आएगी, यहां से ढाल निकालेंगे तो देखो ये बढ़ रही है, यहां से ढाल निकालेंगे तो ये देखो अलग है। हर पॉइंट पर ढाल अलग अलग है ना। अच्छा, ढाल निकालने के लिए करते क्या है, जिस पॉइंट पर ढाल निकालनी है उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर जो अपन ने डार्क कर रखा है, इस पॉइंट पर ढाल निकालनी हो तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है, और वो स्पर्श रेखा, जैसे मान लो यहाँ से अपन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसे अपन ने स्केल लाया अपन और इस पॉइंट पर लेके गए, और इस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कर्व को, हमारे ग्राफ को टच करते हुए निकले और एक्स एक्सिस को जाके मिल जाए। तो ये अपन ने इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दी। ये स्पर्श रेखा जितना एंगल बनाएगी वो इसका ढाल होगा। अब मान लो यहाँ पर आपको निकालनी हो ढाल कितनी है, तो आप यहाँ पर स्केल को लेके जाओ, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट को खींचो। इस जगह मान लीजिए हमने टेंजेंट को इस तरह से खींचा, तो ये जितना एंगल बनाएगा वो इसकी ढाल हो जाएगी ना, इस तरीके से। तो इस ग्राफ में देखने पे लग रहा है कि दो पॉइंट पे अपन ने ढाल बनाई, दोनों पॉइंट पे हमने ढाल बनाई, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ढाल दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसकी ढाल जो है वो लगातार बदल रही है। अब अपन जो है वो बेसिक तरीके पे वापस आ जाते हैं और इसको सबको हटाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मुझे तो भैया इस पॉइंट पर ढाल चाहिए, इस पॉइंट पर ढाल चाहिए। इस पॉइंट का नाम वही है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक वही है x1 y1। ढाल निकालने के लिए आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाने के लिए आपको दूसरा पॉइंट चाहिए होगा। मान लो मैं इस पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट वही हैं, कौन से, x2 और y2। चलो इसको मिलाया हमने, लेकिन ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हम सी लिख देते हैं। ए से लेकर सी में अपने को कोई दिक्कत नहीं, बी से लेकर सी में अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये ए से लेकर जो बी तक का पार्ट है, यदि ये त्रिभुज है तो कायदे से ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो इस तरह से है, मतलब ये ट्राइंगल नहीं बना। और जब तक ट्राइंगल नहीं बना तब तक आपको टेन थीटा लगाने का हक नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप इसमें टेन थीटा नहीं लगा सकते। पिछले वाले में तो परफेक्टली ट्राइंगल बन रहा था, लेकिन इस बार परफेक्टली ट्राइंगल नहीं बन रहा। ये लाइन आपके पास इस तरह से सीधी आनी चाहिए, जबकि आपके पास ऐसी है नहीं, इस तरह से घूम कर जा रही है आपके पास, तो ना। तो इस तरह से जो है वो अपन कहेंगे कि इसमें तो अपन जो है वो ट्राइंगल लो लगा नहीं सकते, टेन थीटा वगैरह के फॉर्मूले लगा नहीं सकते। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करते हैं कि भाई देखो, किसी भी कर्व का छोटा पार्ट
किसी भी कर्व का छोटा पार्ट हमेशा सरल रेखा होता है, सीधा होता है। जैसे मान लो ये इस तरह से एक बड़ा कर्व है, यदि मैं इसका यहां से यहां तक का पार्ट लूं तो ये तो सीधी लाइन नहीं है। लेकिन मैं इसका इतना सा पार्ट लूं यहां से लेकर यहां तक का, तो ये देखो सीधी लाइन है। तो इसको सीधी लाइन बनाने के लिए जो ए से बी तक अपने को ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने ए पॉइंट पे यदि आपको वो निकालनी है ढाल, तो जो बी पॉइंट लिया है ना आपने बी, वो आप ए के बहुत नजदीक लो। मतलब यहां की बजाय आपको कहीं यहां लेना पड़ेगा, यहां एकदम इसके पास में इस जगह ना, तो यहां ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। फिर उसमें अपन वही फेयर फॉर्मूले जो अपन ने पीछे अप्लाई किए वैसे अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही? लेकिन इतना छोटा अपन देख नहीं पाएंगे, इसलिए अपन इस एग्जाम्पशन को गणित में बाद में लिख देंगे और वापस चलते हैं अपन पॉइंट पे। देखिए अपने पास ये कहानी ऐसे थी कि ये ग्राफ ट्रायंगल नहीं बन रहा था, ऐसे बन रहा था। चलो भैया, हम कहेंगे कि इसको ट्रायंगल बनाने के लिए हमने एजम्पशन मान लिया कि बी को ए के बहुत नजदीक लिया हुआ है। बहुत ही नजदीक हमने लिया है। चलो वही टेन थीटा निकालने का तरीका तो अभी अपन ने सीखा है। इनको अपन लिख देंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। समझ में आ रही क्या बात? अब ये देखो भैया, टेन थीटा बराबर ये y2 माइनस y1 यानी y का अंतर है, इस y के अंतर को आप डेल्टा y लिख सकते हो। यानी y का अंतर, डेल्टा मतलब अंतर किसका, y का, तो डेल y या डेल्टा y। और नीचे जो है वो x का अंतर है, इसको लिख दिया डेल्टा x। लेकिन एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? आपने ये दोनों पॉइंट इस ग्राफ पर ऐसे नजदीक लिए हैं बहुत ज्यादा। एक पॉइंट आपने यहाँ लिया है, दूसरा पॉइंट उसके ठीक बगल में लिया है और ये ऐसा बन रहा है। इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स है ये बहुत ज्यादा छोटा है ना, बहुत ज्यादा छोटा। और बहुत ज्यादा छोटे को मैथमेटिक्स में लिखने का मतलब तरीका होता है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। मतलब ये जीरो नहीं है लेकिन इतना ज्यादा छोटा है कि ये लगभग जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, लगभग इसकी वैल्यू जीरो के आसपास है, एकदम छोटा सा। बात समझ में आ रही? मैंने ये कहा कि आपने इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं लिया है, आपने तो ए और बी को, जैसे ए यहाँ लिया और बी इसके नजदीक लिया, तो ये छोटा सा ट्रायंगल बनता है। देखो इस तरह से जो मैं बना रहा हूँ दिख रहा है ना, इस तरह से छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। यदि ये छोटा सा ट्रायंगल है तो हम कहेंगे कि ये जो नीचे जो डेल्टा एक्स बनने वाला था ना, ये बहुत ज्यादा छोटा है। और इस बात को गणित की भाषा में लिखने के लिए अपन काम में लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। खैर जाहिर सी बात है, डेल्टा एक्स कम हो रहा है तो डेल्टा वाई भी टेंस टू जीरो ही होगा, वो भी कम होता जाएगा, है ना। तो अपन ये कहेंगे कि ठीक है भाई, ये सारी बातें अपनी सही है इस समीकरण में, लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये साथ में ध्यान रखना है कि आपने एजम्पशन लिया था, क्या लिया था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो समझ में आई कि भाई ये दोनों बहुत पास में लिए थे, इसलिए इन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा छोटा है। बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को फिजिक्स में लिखने के लिए जो है वो डी काम आता है। देखो इस तरह से लिख देंगे अपन, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स का फिर से मतलब बता रहा हूं मैं, डेल वाई का मतलब है वाई का, वाई में चेंज मतलब वाई का अंतर, और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में अंतर। और साथ में ये कंडीशन है कि एक्स का अंतर बहुत ज्यादा छोटा लिया हुआ है, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन काम में लेते हैं वाई। तो इसको लिखा, सॉरी, रिप्रेजेंट करने के लिए अपन dx काम में लेते हैं। dx का मतलब है एक्स का बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा। तो ये dx लिखा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dy, है ना। तो अब ये dy अपॉन dx बना है ना, इसी को अपन अवकलन कहते हैं। ये अवकलन का ऑपरेटर है। क्या है ये, अवकलन का ऑपरेटर है। तो आपने लिखा m बराबर टेन थीटा, m तो इसका संकेत होता है,
बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब क्या हुआ, वास्तव में अवकलन किसी ग्राफ के किसी बिंदु पर उस ग्राफ की ढाल होती है। उसके लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना कैसे है ये आगे सूत्र में आ जाएगा। समझ में आ रही है यहाँ तक की कहानी। अब सारी बातें भूल जाओ, सारी बातें भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि यहां तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अवकलन क्या होता है। फिजिक्स में हम इतनी डिटेल में जाएंगे नहीं, और मैथ्स वाले बच्चे जब जाएंगे इतनी डिटेल में तो वो तो इसे और ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं वो तो और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से आपको इसको समझाएंगे। फिलहाल हम तो उतना ही ले रहे हैं जितना अपने फिजिक्स में काम आना है। तो अब इस सारी चीज को भूल जाओ और सिर्फ ये याद रखो कि अवकलन वास्तव में लिखते कैसे हैं। अवकलन को लिखने का तरीका है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको पढ़ने का तरीका है y का अवकलन। किसका अवकलन किया गया है? y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसको पढ़ने का तरीका है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और इसका वास्तव में मतलब क्या होता है? स्लोप यानी ढाल होता है इसका वास्तव में मतलब। ये किसी ग्राफ की ढाल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उस पर अपने को ये सब निकालने के लिए कहा गया। समझ में आई कहानी? तो सिर्फ फाइनल इतने लेक्चर का इतना ही रिजल्ट निकलता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, जो कि किसको प्रदर्शित करता है? उस ग्राफ के किसी बिंदु पर जिसकी भी बात हो रही है उसके किसी भी बिंदु पर उसकी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ढाल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई क्या? आपको यहाँ इतना ही याद रखना है, सूत्र वगैरह मैं समझाता जाऊंगा। चलिए अच्छा एक चीज और देखिए, इसका एक मतलब और होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखने से पहले अपना ये पॉइंट था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये तो अपनी कंडीशन थी है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। हमने तो यही लिखा था ना, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। यही तो लिखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, y में चेंज बटा x में चेंज, है ना। ये y में चेंज बटा x में चेंज को हम ये भी लिख सकते हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये भी अवकलन का ही मतलब है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब x जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे y कैसे बदलेगा, उसकी वैल्यूज निकालने का तरीका है। तो अवकलन के दो मतलब हुए। तो यहां आपको फाइनलाइज याद कितना रखना है? अवकलन को लिखते कैसे हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या मतलब है इसका? y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। याद रखने वाली चीज बता रहा हूं। बाकी समझ में आई अच्छी बात है, नहीं आई दोबारा इसको आप वीडियो को जो है वो देखिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अवकलन जो है वो क्या चीज है। फाइनलाइज हमें इसके सूत्र वगैरह तो याद करने ही है, उनको तो भूलना ही मत। मैंने ये सारी डिटेल इसलिए ली है ताकि आपको ये समझ में आए कि वास्तव में अवकलन होता क्या है, कहां से निकाला हमने अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे लिख लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है अवकलन। अवकलन किसका? वाई का किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। ये इसको पढ़ने का तरीका है। या फिर इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है? या तो हम कहेंगे कि ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कहेंगे क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके सूत्र अपन पढ़ेंगे, कहां से निकले ये हमारा यहाँ पर काम नहीं है उसका, ये मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे डिटेल में, हमें यहाँ नहीं पढ़ना। हम पढ़ेंगे उसके सूत्र और हम देखेंगे उसको बाद में कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? चलिए अवकलन के सूत्र उठाते हैं। तो अवकलन का पहला सूत्र है नियतांक, पॉइंट फर्स्ट। अवकलन के सूत्र, पहला
नियत राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता है। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि y एक राशि है लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, 5, 10, 15, 20 जो भी है इसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी वैल्यू फिक्स है तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन dy अपॉन dx हमेशा कितना आता है? 0। समझ में आई बात? ये अपना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, यदि किसी फंक्शन के साथ कोई नियत राशि गुणा के रूप में लिखी हुई है तो वो अवकलन से प्रभावित नहीं होती और अवकलन के बाहर आ जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे y बराबर fx, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कल कि y किसका फंक्शन है? x का फलन है, मतलब इसमें x आ रहा है तभी तो उसके हिसाब से परिवर्तित होगा। भाई x का फंक्शन है तभी तो x के हिसाब से परिवर्तित होगा, तभी तो उसका अवकलन निकलेगा ना। अवकलन का मतलब क्या था? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, है ना। जब x पर निर्भर करेगा तभी तो उसका अवकलन निकलेगा ना। तो ये y बराबर एफ एक्स हमें कोई फंक्शन दे रखा है, y फंक्शन दे रखा है, लेकिन उसमें शामिल मतलब वो किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है। लेकिन इसके साथ में कोई एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम कह देंगे कि वो कांस्टेंट है k। जब आप इसका अवकलन करोगे dy अपॉन dx तो आपने y का अवकलन करने के लिए y की वैल्यू रखी k इंटू एफ एक्स, वैल्यू रखी ना। अब ये जो fx है वो तो x का फंक्शन है, इसका तो अवकलन होगा लेकिन k का नहीं होगा, तो ये k जो है वो अवकलन के बाहर आ जाएगा dy अपॉन dx, और इसका अवकलन हो जाएगा इसका जो भी सूत्र होगा, है ना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा पॉइंट, x की पावर n, यानी फंक्शन यदि y बराबर x की पावर n हो तो उसके dy अपॉन dx का सूत्र होगा n गुणा x की पावर n माइनस 1। अब भैया मैं यहाँ पे आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये कहाँ से आया, है ना। इसको फर्स्ट मेथड से निकालते हैं, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे लेकिन अपन नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मान लो चौथा पॉइंट आप याद रखना, यदि फंक्शन है sin x तो उसका अवकलन यानी dy अपॉन dx हो जाएगा cos x। मतलब sin x का अवकलन क्या होता है? चलो अपन इसको इस तरह से लिख देते हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। एक साथ अपन इसको लिख देते हैं और उसके बाद में इनको सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सूत्र अपन लिख रहे थे, है ना। तो पहला सूत्र था dy dx, ये तो अवकलन का ऑपरेटर है। किसका अवकलन करना है? सबसे पहले अपने को कांस्टेंट का अवकलन करना है। कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। दूसरा फॉर्मूला dy dx, ये तो ऑपरेटर है। किसका करना है? x की पावर n का अवकलन करना है। कितना बनेगा? n गुणा x की पावर n माइनस 1। तीसरा है dy dx, ये तो अवकलन का ऑपरेटर है। किसका करना है? sin x का करना है। sin x का क्या हो गया? cos x हो गया, है ना। इसी तरह से चौथा सूत्र अपन उठा लेते हैं dy dx ऑफ cos x, यानी cos x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। इसका होता है माइनस का sin x। इसके अलावा चलो अपन 5 नंबर पे उठा लेते हैं tan x, dy dx ऑफ tan x, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, 5 हो गए। छठा dy dx ऑफ e की पावर x। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, ये e जो है ना इसको कहते हैं चर घातांकी गुणांक, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है।
जैसे बाकी वैल्यू होती है वैसे ये भी एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू, जैसे पाई होता है 3.17, वैसे ही ई होता है, इसकी वैल्यू 2.7 के समथिंग होती है ना। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, वैसे ही सर घातांक की भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.7 के जो है वो आसपास होती है, 2.7 और आगे 1.8 वगैरह जो चलती रहती है, मतलब लगभग 2.7 इसकी वैल्यू होती है ना। ये कांस्टेंट है। इसकी पावर यदि कोई दे रखी है एक्स, तो उसका यदि आप अवकलन करोगे तो वो ई की पावर एक्स ही बनेगा, इसमें कोई। छठा सूत्र आप याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स, ये तो अवकलन का ऑपरेटर, और अवकलन किसका करना है अपने को, log एक्स का करना है। अच्छा, मैंने आपको log पढ़ाया नहीं, तो आप फिलहाल इसका पॉइंट याद रखिए, log एक्स का अवकलन होता है 1/x। इसके अलावा यदि दो अलग अलग फंक्शन जुड़े हुए हों और उनका आपको अवकलन करना हो, ठीक है, जैसे मान लो समीकरण नंबर अपन बात कर, सूत्र नंबर अपन बात करते हैं छठा, सॉरी 7वां, ये डबल लिख दिया गया मैंने, 5 ये छठा है भैया, है ना, और ये 7वां है और ये 8वां है। 8वां सूत्र है, यदि दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हों, जैसे f1x जुड़ा हुआ हो और f2x जुड़ा हुआ हो, यदि इन दोनों का अवकलन करना हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इन दोनों का अवकलन करना हो तो हमने लिखा अवकलन के ऑपरेटर में इसको। तो अवकलन यदि इन दोनों का करना हो तो फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि इन दोनों का अवकलन अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x का अलग से कर दो और डी बाई डी एक्स ऑफ f2x का अलग कर दो। अब आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा कि f1 और x2 क्या है। भाई इनमें से जो हमने सूत्र लिखे कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि sin x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो दो अलग अलग पद आ रहे हैं, तो sin x का अलग हो जाएगा और x स्क्वायर का अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से तो दो पद यदि जुड़े हुए हों तो उनका अवकलन, अच्छा घटे हुए हो तो यहाँ माइनस का ऑपरेटर आ जाएगा। इतनी तो बात क्लियर है। 8 हो गए फॉर्मूले। चलिए 9वें फॉर्मूले पे अपन चलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9वां फॉर्मूला। यदि दो फंक्शन एक दूसरे के गुणा में हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो पहला फंक्शन है f1x, ये गुणा में हो किसके, f2x के गुणा में हो, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे। तो पहले तो इस अवकलन का ऑपरेटर लिखा d अपॉन डी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स। इसको बोलने का तरीका है d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स बोलने का तरीका ये d बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स हमने लिखा, किसका अवकलन करना है आपको। आपको ये दे रखा है कि भाई आपके पास दो फंक्शन है लेकिन दोनों गुणा में, कोई बात नहीं। इसको करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन अवकलन के बाहर ले आओ और दूसरे का कर दो, फिर दूसरे को ले आओ और पहले का कर दो। कैसे, पहले मैं पहले फंक्शन को अवकलन के बाहर ले लेता हूँ कांस्टेंट मानते हुए। भाई बाहर आने का मतलब है उसको कांस्टेंट माना है। देखो ये बताया था मैंने आपको शुरू में कि जैसे उसमें बताया था ना कि कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट जो है वो अवकलन के बाहर आ जाता है। तो पहले वाले को कांस्टेंट मानते हुए अवकलन के बाहर लिया और दूसरे वाले का हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, जो भी उसका फॉर्मूला बनता है। फिर हम दूसरे वाले को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले आएंगे और हम पहले वाले का अवकलन करेंगे। ठीक है भैया, इस तरह से ये चलता जाएगा। और इसके बाद अपन बात करें कि एक डिवाइड का फॉर्मूला भी होता है ना। डिवाइड का फॉर्मूला जैसे मान लो दो, आपको ये कह दे कि भाई दो फंक्शन जो है वो एक दूसरे के डिवाइड में दिए हुए हैं, उनका अवकलन कैसे निकालें। तो देखो फंक्शन अपने को दे रखा है कि एक f1x ऊपर है और f2x नीचे उसके बट्टे में है। तो बट्टे में है तो भैया बात ये है कि इसका अवकलन करने के लिए हम गए, हमने कहा कि d बाई डी एक्स है, किसका करना है, f1x बट्टा f2x का करना है ना। डी बाई डी एक्स तो ऑपरेटर है, जिसका करना है वो ऊपर कोष्टक में लिखते हैं तो उसको लिख दिया। इसको करने का तरीका होता है क्या, सबसे पहले तो आप इसमें
इस तरह से बट्टा लगा लो, एक पार्ट ऊपर बनेगा एक पार्ट नीचे बनेगा। सबसे पहले आप नीचे वाले पार्ट को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लो और दूसरे वाले का आप अवकलन कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, फिर माइनस लगाओ। अब इसको बाहर निकाल लो जिसका अवकलन किया कांस्टेंट मानते हुए, यानी f1x को बाहर निकाल लो और अवकलन किसका कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ f2x का अवकलन कर दो। और नीचे जो फंक्शन है 2x, इसका आपको स्क्वायर करना है बिना अवकलन। समझ में? ऊपर करना क्या है, पहले नीचे वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लो, ऊपर वाले का अवकलन कर दो, माइनस लगाओ, ऊपर वाले को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, बट्टा नीचे आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। चलिए मैं आज इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल उठाता हूं और अवकलन के अपन इन सभी सूत्रों को समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। y बराबर आपको एक फंक्शन दे रखा है x क्यूब, अवकलन करो इसका। अवकलन किया तो हमने कहा ये देखो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना। करना क्या हमें, dy अपॉन dx ही तो करना है, अवकलन तो करना है। तो हमने क्या किया, हमने किया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, भाई की वैल्यू रख दी। अच्छा x की पावर 3 के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या होता है x की पावर x, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो इसके लिए देखो क्या बनेगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे, देखो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ कितना बनेगा, ये 3x² बनेगा। समझ में आई क्या कहानी। x क्यूब का कितना बनेगा अवकलन, x क्यूब का अवकलन बनेगा 3x²। क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x³, भैया अवकलन करो। तो अवकलन किया हमने, सॉल्यूशन देखो इसका, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, अवकलन निकालना है। अवकलन किसका करना है आपको, इस बार आपको करना है 2x³ का करना है। चलो हम फॉर्मूला जानते हैं। पहली बात तो देखो x³ का तो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन x³ के साथ 2 भी है गुणा में, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अवकलन के बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो अवकलन के बाहर आ गया। अच्छा अकेला कांस्टेंट होता तो उसका अवकलन 0 हो जाता, और किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिलहाल ये फंक्शन के साथ है तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x³, और ये भी हमने निकाला है, x³ का कितना बनेगा, 3x² बनेगा। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है उसका अवकलन आपके पास कितना बनेगा, उसका अवकलन आपके पास बनेगा 6x²। उसका अवकलन कितना बनेगा, 6x²। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलो अगला अपन मान लेते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन उठाते हैं, y बराबर साइन x दिया हुआ है प्लस x² दिया हुआ है, ये अपन ने ऊपर लिखा था। अब इसमें देखो दो फंक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के जोड़ गुणा में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करना है अपने को, किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस x² का करना है। और इसके लिए हमने सूत्र लिख रखा है कि भाई ऐसे यदि स्थिति हो तो दोनों का आप अलग अलग कर दो, साइन x का अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² का अलग हो जाएगा। साइन x का अवकलन देखो ऊपर से याद करके आना, मतलब ऊपर लिखा हुआ है मैंने, आपको याद करना पड़ेगा, फिलहाल मैं काम में ले रहा हूँ। ऊपर साफ साफ सूत्र लिखा हुआ है कि साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस x² का कितना होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो कितना बनेगा, ये हमें जो फंक्शन दे रखा था उसका अवकलन आएगा cos x प्लस 2x। समझ में आ रही बात। चलो एक और इसका एग्जाम्पल उठाते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास y बराबर x की पावर 3 प्लस 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अवकलन करो। तो देखो यहाँ पे चार चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ने वाले तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं। जितनी भी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, फंक्शन घटे हुए हैं, वे सारे अलग अलग इसका अवकलन हो जाएगा। तो वास्तव में आपको अवकलन किसका निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकालना, आपको किसका निकालना है? उस फंक्शन को लिखो, कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो भैया, तो इन सबको अलग अलग कर दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। पहले पद पे आते हैं, x की घात n का ही सूत्र लगेगा। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये देखो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस कांस्टेंट है एक तो, और एक का अवकलन 0। ये बना 3x स्क्वायर, ये बना 2x, और ये बना, यहाँ पे देखो x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 होने का मतलब उसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका अवकलन ये बनेगा। क्लियर है? चलो, जोड़ वाला अपन ने कर लिया, तो अपन गुणा वाला एक पार्ट सीख लेते हैं। क्वेश्चन अपन ने उठाया, तो फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स लॉग एक्स। साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन मैंने आपको बता दिया था क्या? हाँ, लॉग एक्स का 1/x। चलो ठीक है, बता दिया था। तो साइन एक्स और लॉग एक्स मतलब दो फंक्शन आपको गुणा में दिए हुए। तो गुणा का सूत्र क्या होता है, याद है क्या आपको? नहीं याद है तो दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। गुणा में क्या होता है कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, एक f1x है और एक f2x है। आप इनमें से किसी एक को कांस्टेंट मान लो, बाहर ले लो अवकलन के, दूसरे वाले का क्या कर दो? अवकलन कर दो। फिर प्लस लगाओ और दूसरे वाले का क्या कर दो? आप अवकलन कर दो। समझ में आ रही बात? तो दूसरा वाला बाहर आ जाएगा और पहले वाले का अवकलन हो जाएगा f1x। तो ये कुछ यूं बन रहा है, देखो अपने हिसाब से जो समीकरण है वो अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका निकालना है अपने को? अपने को दे रखा है साइन एक्स, गुणा में दे रखा है लॉग एक्स। कोई बात नहीं, चलते हैं। पहले मैंने साइन एक्स को बाहर निकाला, किसका कर रहा हूं मैं अवकलन? लॉग एक्स का करूंगा। फिर मैंने लॉग एक्स को बाहर निकाला और किसका अवकलन करूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करूंगा। कितना बना ये? साइन एक्स तो अपनी जगह है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। और डी बाई डी एक्स मतलब लॉग एक्स का यदि अपन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन आएगा एक्स, फिर लॉग एक्स अपनी जगह है, और साइन एक्स का करेंगे तो ये बन जाएगा cos एक्स। तो ये जो है वो अपना अवकलन का सूत्र आया। क्लियर है इतनी बात? तो मल्टीप्लाई वाला ऐसे सोल्व होगा। चलिए एक अपन डिवाइड वाला और सोल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड वाला और सोल्व किया हमने, तो क्वेश्चन उठाते हैं उसका। क्या क्वेश्चन उठाया हमने? हमें फंक्शन दे रखा है y बराबर, चलिए अपन इस तरह से मान लेते हैं कि अपने को log x बट्टा x दे रखा है। सूत्र क्या था? सूत्र याद रखो, सूत्र क्या था दोबारा समझा देता हूं। चलो मैं यहाँ पे ये एक ऊपर फंक्शन v लिख लेता हूँ, एक नीचे फंक्शन u लिख लेता हूँ। सबसे पहले नीचे वाले को बाहर लो। देखो इस फंक्शन में एक सूत्र में चलते, फिर आपको वापस यहाँ लेके आता हूँ। डिवाइड का सूत्र ये रहा। एक ऊपर फंक्शन होता है, एक नीचे होता है। पहले नीचे वाले को बाहर लो, ऊपर वाले का अवकलन करो, फिर ऊपर वाले को बाहर लो, नीचे वाले का अवकलन करो, और बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। तो पहले नीचे वाले को बाहर लिया, नीचे वाला यानी u है, u को बाहर लिया। अवकलन किसका किया? v का किया। अच्छा, आप कहेंगे u और v कहाँ से ले आए? अभी तो f1x2 लिख रहा था, एक ही बात है। यहाँ पे v और u लिख रहा हूँ, एक ही बात है ना? कोई भी दो फंक्शन है। फिर हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक। फिर हमने पहले वाले को बाहर लिया और जिसका अवकलन नहीं किया था उसका अवकलन कर दिया, और बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर।
तो चलो देखो, आपको जो dy अपॉन dx निकालना है वो किसका निकालना है? आपको निकालना है dy dx ऑफ किसका किसका? ऊपर तो है log x, नीचे x। तो सबसे पहले नीचे वाला बाहर आ जाएगा और ऊपर वाले का अवकलन हो जाएगा। फिर माइनस लगाया, फिर ऊपर वाला बाहर आ जाएगा फंक्शन, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर सीधा सीधा लिखना है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं अपने को इसमें। तो चलो ऊपर क्या बचा? x बचा, log x का अवकलन होता है 1/x माइनस यहाँ पे बचा log x, और साथ में जो है वो log x बचा यहाँ पे, और साथ में dx अपॉन dx यानी x। अभी इसका मान अपन ने निकाल के देखा है, 1 आएगा, तो ये मान तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और ये x स्क्वायर, तो भैया ये x से x कट जाएगा और ये मान कुछ यूँ बनेगा कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ था उसका dy अपॉन dx बन जाएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। समझ में आ रही है बात भैया? तो ये अवकलन के बेसिक्स थे, बेसिक सूत्र थे, किस तरह से काम में लेते हैं, किस तरह से ये सब कुछ शामिल होता है। तो यहाँ तक की अपन ने कहानी पढ़ी है, ये अवकलन की कहानी है। तो बच्चों, अवकलन का जो पार्ट हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। इनिशियली यदि आपको अवकलन से संबंधित कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हो तो आप उसको अवकलन को इस क्लास को रिपीट करके देखिएगा, और फाइनल अपने काम की चीज जितनी है वो है कि आप अवकलन का मतलब समझो क्या होता है। दो मतलब होते हैं अवकलन के, या तो ग्राफ के किसी बिंदु पर स्लोप को dy अपॉन dx कहते हैं, या फिर अपन कहते हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर भी अपना अवकलन है, dy अपॉन dx है। कैसे निकालते हैं? इसके लिए अपन ने x की पावर n के और बहुत सारे साइन के, cos के बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। दो फंक्शन गुणा में हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो अवकलन में ये सारा हमने जो है वो पढ़ा है। अवकलन का ये जो हमने पार्ट पढ़ा है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा है, बहुत डिटेल में है अवकलन। 11th-12th में भी आपके बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन अपने फिलहाल कोई काम का नहीं है। बायोलॉजी वाले बच्चों को कभी वो पढ़ना नहीं होता, तो आपको सूत्र याद रखने हैं। और भी बहुत सारे सूत्र हैं अवकलन के, लेकिन मैंने उतने ही शामिल किए हैं जितने इन जनरल हमारे यूज में आते हैं। फिर भी मान लीजिए कहीं कोई ऐसा भविष्य में अपने को क्वेश्चन पढ़ते वक्त, अपना सिलेबस पढ़ते वक्त किसी अवकलन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको वहां सीख लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम बेसिक मैथमेटिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।